एक रोज़ मैं खाना बना रही थी, ये दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो मेरे शौहर हमीद सामने खड़े थे। साथ एक और शख्स भी था। मुझे देखकर वो दरवाज़े की ओट में हो गया। तभी मेरे शौहर बोले, आज दफ्तर से जल्दी आना हो गया, अचानक मेहमान आ गया, क्या खाना तैयार है? जी तैयार है तकरीबन। ये कहकर मैं बावर्ची खाने में चली गई और हमीद दोस्त को लेकर बैठक में जा बैठे। उन्होंने खाना खाकर मेहमान को बैठक में पड़ी चारपाई पर आराम करने को कहा और मुझे उस दोस्त के बारे में बताया कि फ़िरोज़ मेरे बचपन का दोस्त है, आजकल बुरे हालात का शिकार है, तो अब मेरे पास आया है। यहाँ ना तो उसके रहने का ठिकाना है और ना ही रोज़गार। मैं परेशान हूँ कि इसको कहाँ ठहराऊँ। बैठक में ठहरा लीजिए, मैंने शौहर को परेशान देखकर कहा। वो भी एक तरह से रज़ामंदी लेना चाह रहे थे, क्योंकि मेहमान के खाने का इंतज़ाम तो मुझे ही करना था। हमीद पुरसुकून हो गए और बोले कि मैंने उसे तसल्ली दी है कि जब तक तुम्हारे रोज़गार का बंदोबस्त नहीं हो जाता तब तक कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास रह जाओ। रहने का ठिकाना, रोज़गार सब अल्लाह की मेहरबानी से हो जाएगा। हमीद ने घर की बैठक फ़िरोज़ के लिए खाली कर दी और मैं सुबह शाम खाना पकाकर भिजवाने लगी। 2 माह ये शख्स हमारे घर मेहमान रहा। कुछ उसको बेफिक्री और सुकून मैसर आया तो दिल जमी से नौकरी की तलाश शुरू कर दी। हमीद भी अपने जानने वालों से कहते थे कि मेरे दोस्त फ़िरोज़ को मुलज़मत की ज़रूरत है, कोई सिलसिला बने तो मदद करना। आखिर उनकी कोशिशें रंग लाईं और फ़िरोज़ को एक महकमे में मुनासिब नौकरी मिल गई। माली मोहताजी दूर हो गई तो वो रहने का ठिकाना ढूंढने लगा। तभी हमीद ने अपनी मकान मालकिन से ज़िक्र किया। हमारे बराबर वाला मकान खाली पड़ा था। उस औरत ने ये घर फ़िरोज़ को मुनासिब किराए पर दे दिया। यूँ अब वो हमारा पड़ोसी बन गया। उसके पड़ोस में खुद मकान मालकिन की रिहाइश थी। सब कुछ तो हो गया, लेकिन अब एक मसला उसे ये दरपेश था कि उसे खाना बनाकर देने वाला कोई न था। मैं भी चाहती थी कि वो अपना कोई इंतज़ाम कर ले। वो भी तकल्लुफ़ महसूस करने लगा था। कहता था, भाभी ने बहुत तकलीफ़ उठाई है, मज़ीद उनको ज़हमत नहीं देना चाहता। आखिर हमीद ने मशवरा दिया कि फ़िरोज़ मियाँ शादी कर लो, कब तक कोई तुम्हें खाना खिलाएगा और कब तक होटल का मुअज़्ज़र सेहत खाना खा पाओगे। इस पर वो हंस दिया, बोला, हमीद यार, मेरा कौन है जो मेरी शादी कराएगा। भाई ये तो वही बात हुई ना, 9 मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। इन्हीं दिनों मेरी छोटी बहन इलाज की खातिर गांव से हमारे घर आई हुई थी। वो कुछ अरसे से बीमार रहती थी। हमीद ने मुझसे ज़िक्र किया कि तुम कहो तो मैं फ़िरोज़ से बात करूं। पहले अपनी माँ से सलाह ले लो, वो मान जाए तो रोशन की शादी फ़िरोज़ से हो सकती है। लेकिन मुझे तो नहीं खबर कि आपका दोस्त कैसा आदमी है। अरे भाई, निहायत शरीफ आदमी है, हम बचपन से साथ खेले हैं, आगे पीछे कोई नहीं। 2 माह में तुमने भी उसे जांच परख लिया होगा, कोई बुरी आदत उसमें नहीं। ठीक है, मैं अम्मी और बहन से बात करती हूँ, तुम बाद में दोस्त से बात करना। मैंने माँ से बात की। वो बोली, कौन माँ नहीं चाहती कि उसकी लड़की वक्त पर ब्याही न जाए। तुमको पता है कि 2-3 माह से तुम्हारी बहन कुछ अलील रहने लगी है, तभी तो यहाँ लाई हूँ, पहले ये ठीक हो जाए। हाँ माँ, इलाज होगा तो ठीक हो जाएगी। आपने आखिर उसे ब्याहना तो है ही, फिर तुम और हमीद खुद सोच समझ कर रिश्ता तय कर लो। हमारे माली हालात का भी तुम लोगों को इल्म है, उसकी आप फ़िक्र न करें। आप रज़ामंद हैं तो मैं हमीद से बात कर लेती हूँ। यूँ मैंने हमीद से और उन्होंने फ़िरोज़ से उसके रिश्ते का तज़किरा किया। जवाब में फ़िरोज़ चुप रहा। इस चुप का क्या मतलब है यार? मेरी साली देखी भाली है, अपने घर की लड़की है। अगर तुम शादी करना चाहते हो तो मंडी हिला दो, तेरा घर आबाद हो जाएगा और खाने पीने की मुश्किलात से भी निजात मिल जाएगी। फ़िरोज़ ने कहा, जो तुम बेहतर समझो, मुझे मंजूर है। अब तुम ही मेरे भाई भी हो और दोस्त भी। बात इतनी जल्दी बन जाएगी मुझे गुमान भी न था। जो कल तक मेहमान था अब हमारे घर का एक फ़र्द बनने जा रहा था।
फिरोज़ ने हमीद से ये भी कहा था, मेरी माली हालत तुमसे पोशीदा नहीं है, अभी मेरी नौकरी लगी है, उसकी तुम फ़िक्र मत करो, वो सब इंतज़ाम हो जाएगा। तुम रज़ामंद हो तो फिर मैं सास और साली से बात कर लेता हूँ। यूँ फ़िरोज़ की शादी मेरी बहन रोशन से हो गई। ज़ेवर, कपड़ा सब मैंने अपनी तरफ से बहन को दिया, क्योंकि फ़िरोज़ के पास बरी और ज़ेवर के लिए रकम न थी। लड़की की तरफ से शादी का खर्चा भी हमने किया। मुझे यकीन था कि रोशन को शादी के बाद खुशी मिलने से शिफा मिलेगी, क्योंकि उसकी शादी की उम्र निकलती जा रही थी और मेरे वालिदैन के माली हालात दुरुस्त ना होने की वजह से कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं मिल रहा था। इस सूरत हाल में अक्सर लड़कियां नाउम्मीद होकर बीमार पड़ जाती हैं और उनकी बीमारी किसी की समझ में नहीं आती। हुआ भी यही कि शादी के बाद रोशन की रंगत सुर्ख होने लगी और वो तंदुरुस्त दिखाई देने लगी। हमीद ने भी यही सोचा था कि उनकी ज़रा सी कुर्बानी यानी शादी का खर्चा उठाने से उनके दोस्त का घर बस जाएगा और ससुराली भी खुश हो जाएंगे कि उनकी लड़की को अच्छा बर मिला है। दोनों का घर बन गया। फ़िरोज़ और रोशन खुश रहने लगे और अपनी दुनिया में मग्न हो गए। हम भी खुश थे कि चलो अच्छा हुआ ये बैल मंडे चढ़ी। हमीद ससुरालियों में सुरखरू थे कि रोशन शादी के बाद खुश थी। साल बाद उसने बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम उसने हुरिया रखा। वो बहुत प्यारी सूरत वाली गोल मटोल भी थी। हमारे घर कोई बच्चा न था। मैं उसे घर ले आती, घंटों अपने पास रखती। मुझको अपनी भांजी बहुत प्यारी लगती थी। अब तो वो हर वक्त मेरे पास ही रहती। वो मुझसे इतनी मानुस हो गई थी कि जब रात को सो जाती तब माँ उसे उठा कर ले जाती। अब वो 2 साल की हो गई थी और मेरी इतनी आदी हो गई थी कि 1 मिनट भी मेरे बगैर न रहती। खुदा की करनी कि मेरी बहन फिर से बीमार रहने लगी और उसकी बीमारी इतनी बड़ी कि लागिर हो गई। डॉक्टरों ने कैंसर तशखीस किया और वो 6 माह बाद चल बसी। जवान मौत पर हर आँख अश्कबार थी, लेकिन फ़िरोज़ का तो घर उजड़ गया था और हुरिया बेआसरा हो गई। तभी फ़िरोज़ ने उसे मुकम्मल तौर पर मेरे सुपुर्द कर दिया कि अब ये आप ही के बच्ची है, आपने इसकी परवरिश करनी है। बहन की वफ़ात और भांजी के बेमां हो जाने पर मैं बहुत रोया करती थी। हमीद भी गमगीन थे कि उनके प्यारे दोस्त का घर उजड़ गया था। इस अरसे में किसी को पता न चला कि हम आपस में रिश्तेदार हैं या गैर। रोशन ने अपनी वफ़ात से 2 दिन कबल फ़िरोज़ से वादा लिया था कि मेरी बच्ची को बाजी को दे देना और ख़ुद जहाँ मर्ज़ी हो शादी कर लेना। साल बाद मैंने और हमीद ने फ़िरोज़ को मशवरा दिया कि वो दोबारा शादी कर ले। बच्ची तो हमारे पास है, मगर उसने इनकार कर दिया। उसका कहना था कि अब मैं और शादी नहीं करूँगा, बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजार लूँगा। कुछ अरसा बाद पता चला कि वो घर की मालकिन सरवरी बेगम के घर भी आता जाता है। उसका शौहर सऊदी अरब कमाने गया हुआ था। वो घर में बच्चों के साथ अकेली रहती थी। हमने उन दोनों के बारे में चहमे गोइयाँ सुनी तो हमीद ने फ़िरोज़ से पूछा। वो बरहम हो गया, कहने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, लोग तो यूं ही बात का बतंगर बना लेते हैं। उस बेचारी का मर्द परदेस में है, उसको बाहर के काम करवाने होते हैं तो मुझे कहला देती है, मैं कर देता हूँ। बस इतनी सी बात है जिस पर लोग हमें बदनाम कर रहे हैं। हमीद ये सुनकर खामोश हो रहे। हालांकि लोगों ने ये तक कहा था कि सरवरी बेगम रात को भी फ़िरोज़ के घर आती जाती है। मोहल्ले और पास पड़ोस के लोगों ने देखा था। तभी सर्दियाँ आईं। फ़िरोज़ ने मुझसे कहा कि बाजी मेरी रज़ाई धुलवा कर भरवा दें।
مجھے رات کو سردی محسوس ہونے لگی ہے۔ میں نے کہا، بھیا مکان اور پیٹی کی چابیاں دے جانا، میں جا کر رضائی نکال لوں گی۔ اس نے مجھے چابیاں دے دی۔ میں اسی روز گئی اور بستروں والی پیٹی میں سے رضائی نکالنے لگی۔ جو ہی میں نے ایک رضائی باہر نکالی، اس کے اندر سے کئی خط بھی نکل کر فرش پر گر پڑے۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ یہ سروری بیگم کے محبت نامے تھے جو فیروز کے نام تھے۔ ایک شادی شدہ عورت اور 2 بچوں کی ماں، جس کا خاوند اس کو سکھ پہنچانے کی خاطر پردیس میں تھا، اس کی ایک غیر آدمی سے اس قسم کی جان پہچان دیکھ کر مجھے پڑوسن سے بہت نفرت محسوس ہوئی۔ ساتھ ہی اپنے بہنوئی کے اچھے کردار کے بارے میں جو رائے تھی وہ زمین دوز ہو کر گر پڑی۔ میں تو فیروز کو نہایت نیک چلن اور سے با کردار شخص سمجھتی تھی۔ ان خطوں میں ہمارے گھر کی باتیں بھی تھیں۔ میں یہ سارے خط اٹھا کر گھر لے آئی۔ جب فیروز کو پتہ چلا کہ خط میں اٹھا لائی ہوں تو وہ بہت ناراض ہوا اور ہم سے جھگڑ پڑا اور اپنا زیور جو ہمارے پاس تھا طلب کیا۔ جو اس کی رقم ہمارے پاس امانت رکھی تھی وہ بھی ہم سے لے لی۔ یہی نہیں، اپنی بچی بھی لے گیا۔ ہم سے بول چال بند کر دی اور بچی کو سروری بیگم کے سپرد کر دیا۔ میرے لیے یہ سب کچھ بے حد تکلیف دہ تھا۔ بچی آنکھوں کے سامنے ساتھ والے گھر میں روتی رہتی اور ہم اس کو اپنے پاس نہیں لا سکتے تھے۔ وہ مجھ کو امی کہہ کر بلاتی تھی۔ وہ امی امی کی دہائیاں دیتی رہتی اور میں دیوار سے ادھر اس کی پکاریں سن کر روتی اور تڑپتی رہتی۔ حمید سے میری یہ حالت نہیں دیکھی جاتی تھی۔ آخر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ فیروز سے لڑنے کے بجائے گھر ہی تبدیل کر لیں، تاکہ نہ بچی کی آواز ہمارے کانوں تک آئے گی اور نہ ہی جھگڑا ہوگا۔ ہمارا صرف یہی قصور تھا کہ ہم نے فیروز کو سمجھایا تھا کہ وہ ایک غیر عورت سے غلط مراسم نہ رکھے، کیونکہ یہ بری بات ہے اور بری باتوں کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ بس ہماری یہی نصیحت اس کو ہم سے برافروختہ کر گئی۔ جس دن ہم گھر چھوڑ کر جا رہے تھے، سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ سب نے پوچھا، کیا بات ہے؟ کیوں تم مکان تبدیل کر رہے ہو؟ اتنے برسوں کا ساتھ ہے، جانے اب کیسے لوگ کرایہ دار آئیں۔ حامد ان کو کیا وجہ بتاتے، یہی کہا کہ مجبوری ہے، اس لیے جا رہے ہیں۔ وہ کچھ سامان لے کر چلے گئے۔ باقی سامان اور مجھے انہوں نے دوسرے چکر میں لے کر جانا تھا۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ میرا اچھا خاصا جھگڑا سروری بیگم سے ہو چکا ہے۔ جب کسی معاملے میں عورتیں بول پڑیں تو بات جلدی ختم نہیں ہوتی۔ محلے کی عورتیں جمع ہو گئیں۔ سب نے کہا، 10 سال تم لوگ رہے، آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا، آخر کیوں اب گھر چھوڑ کر جا رہے تھے اور اب جھگڑا بھی ہو گیا؟ تب میں پھٹ پڑی کہ یہ عورت اپنے محبت نامے مانگ رہی ہے جو اس نے میرے بہنوئی فیروز کو لکھے ہیں، مگر میں نہیں دوں گی، کیونکہ ان خطوں میں ہماری برائیاں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اگر دوں گی تو فیروز کو دوں گی، کیونکہ میں نے اس کی بستروں والی پیٹی سے اٹھائے تھے۔ یہ مانگنے والی کون ہوتی ہے؟ اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا تو سارے خط آپ کو بھی دکھا سکتے۔ میرے یہ کہنے سے تو طوفان ہی آ گیا اور بات مار کٹائی تک پہنچ گئی۔ جب حمید پہنچے تو ہماری مار کٹائی اور ہاتھا پائی ہو رہی تھی۔ حمید نے مجھ سے کہا، اسما، مجھے تمہاری نادانی پر بہت افسوس ہے۔ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ جھگڑا نہ کرنا اور خطوں کی کوئی بات منہ سے مت نکالنا، تو یہ بات تمہارے منہ سے کیوں نکل گئی؟ اصل میں مجھے تو اپنی ننھی بھانجی سے جدائی کا بے حد غم تھا، جو اس عورت کے قبضے میں تھی، جبکہ یہ اس کی کچھ بھی نہیں لگتی تھی۔ وہ بچی کو میرے پاس آنے نہ دیتی تھی۔ بس اسی غصے کے رد عمل نے مجھ سے ایسی بات کھلوا دی۔ ہم نئے مکان میں چلے گئے، مگر میں یہاں آ کر قطعی خوش نہ تھی، بے حد اداس اور بجھی بجھی رہتی تھی۔ حوریہ کی جدائی اور بہن کی وفات نے مجھ پر برا اثر ڈالا تھا۔ میں اپنی مرحومہ بہن کی نشانی سے بہت محبت کرتی تھی۔ چند ماہ تو میں اس غم میں گھلتی رہی، پھر آخر ضبط نہ کر سکی۔ تبھی ایک روز اپنے پرانے محلے چلی گئی۔ جو ہی رکشہ پرانے گھر کے قریب رکا، حوریہ جو باہر کھڑی تھی، اس نے مجھ کو پہچان لیا اور امی
कहती हुई दौड़ती हुई आकर रिक्शा में चढ़कर बैठ गई। उसकी वलाना मोहब्बत से बेकाबू होकर मुझे जाने क्या सूझी कि दिल पर काबू न रहा। मैं आनन फानन उसी रिक्शे में अपने साथ घर लेकर आ गई। जब हमीद घर लौटे तो ये वाक़या हो चुका था। उन्होंने मुझे बुरा भला कहा और बोले, तुमने ये क्या हरकत की है? अब तुम्हारा बहनोई हम पर अपनी बेटी के अगवा का केस दाखिल कर देगा। मैं तो बच्ची को मोहब्बत ने उठा लाई थी, मगर फ़िरोज़ भाग दौड़ में लग गया, क्योंकि आस पड़ोस की औरतें भी देख रही थीं कि मैं फ़िरोज़ की बेटी को रिक्शा में बिठा कर ले जा रही थी। बस मेरे बहनोई ने हम पर बच्ची के अगवा का केस दर्ज करा दिया। तभी हमीद भागे हुए उसके पास गए कि ऐसा ना कर। मेरी बीवी मोहब्बत से मजबूर होकर भांजी को ज़रा देर के लिए ले आई थी। मैं खुद अभी उसे वापस पहुंचाने आ रहा था। तुम परेशान ना हो और ना बात थाने तक ले जाओ। मगर वो बजीद कि थाने चलो, बात वहीं होगी। बड़ी मुश्किल से हमीद ने उसको बाज रखा कि आइंदा ऐसा ना होगा। कल सुबह ही हम तुम्हारी बच्ची को तुम्हारे हवाले कर देंगे। उसने कहा, ठीक है, तुम बच्ची को 1-2 दिन रख लो ताकि मैं केस को ख़त्म करा दूँ। 2 दिन गुजरे थे। दोपहर के बाद जब हमीद दफ्तर से आए ही थे कि दरवाज़े पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाज़ा खोला और देखा कि फ़िरोज़ बहुत घबराया हुआ खड़ा है। तन पर लिबास भी मौजूद नहीं है, न पाँव में चप्पल है। हमीद उसकी हालत पर हैरान रह गए। पूछा, क्या हुआ, खैरियत तो है? खैरियत नहीं है, फ़िरोज़ ने जवाब दिया। तुम ठीक कहते थे कि बुरे काम का अंजाम बुरा होता है। मैं फंस गया हूँ, मुझे अब सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। हमीद उसको अंदर ले आए, पानी पिलाया, अपने कपड़े दिए और तसल्ली भी दी कि जो कुछ हुआ उससे कते नज़र मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा। बताओ तो सही बात क्या है? फ़िरोज़ ने बताया कि आज दोपहर मैं सरवरी के साथ अपने घर में मौजूद था कि अचानक बग़ैर इत्तिला उसके शौहर घर में आ गया। मैंने दरवाज़े की कुंडी सही तरह नहीं लगाई थी। वो सहन में से होता हुआ कमरे में हमारे सिरों पर आ पहुंचा। हम तो बेखौफ बैठे थे कि उसका शौहर बाहर मुल्क में होता था। अब ये अचानक आफत नाजिल हुई तो हमारे दिमाग सुन्न रह गए। दरअसल वो बग़ैर इत्तिला के आ गया। घर पहुंचा तो उसके बच्चों ने बताया कि माँ साथ वाले मकान में अंकल फ़िरोज़ से मिलने गई है। बच्चों को खबर थी कि वो अक्सर दोपहर मेरे घर आ जाती थी और उनसे कहती थी कि घर का ध्यान रखना, बाहर मत निकलना। जब उस शख्स ने अपनी बीवी को मेरे बहुत करीब देखा तो चरागपा हो गया। मैं तो वहाँ से किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन उसने पता नहीं अपनी बीवी को कितना मारा कि मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए थे। मैं तो उस जगह जाने से डरता हूँ। मेरे मकान का दरवाज़ा खुला पड़ा है। वहाँ सब सामान, जेवरात, नकदी सूटकेसों में मौजूद है। तुम ही किसी तरह उस मोहल्ले में जाकर पता करो कि क्या हुआ है। मैं तो अब वहाँ नहीं जा सकता, लोग मुझे मारेंगे, मोहल्ले भर में रुसवाई भी होगी। हमीद ने उस वक्त मोटरसाइकिल निकाली और पुराने मोहल्ले चले गए। वहाँ जाकर सूरत हाल देखी। फ़िरोज़ के मकान की कुंडी बजाई, वहाँ कोई होता तो बोलता। इतने में मोहल्ले के 3-4 आदमी इकट्ठे हो गए। शायद वो ताक में थे कि वो आए तो उससे 2-2 हाथ करे। हमीद ने उनसे कहा, आपको पता है कि फ़िरोज़ का मुझसे झगड़ा हो गया था, इसी वजह से मैं ये घर छोड़कर चला गया था। आज किसी काम से इधर से गुज़र रहा था। काम ये था कि फ़िरोज़ ने अपनी बच्ची के अगवा का पर्चा हम मियाँ बीवी पर दर्ज करा दिया था, जबकि मेरी बीवी अपनी भांजी को मोहब्बत की वजह से अपने साथ ले गई थी। इस सिलसिले में फ़िरोज़ से मिलना चाहता था, मगर यहाँ तो सूरत हाल कुछ और मालूम होती है। मोहल्ले वालों ने फ़िरोज़ को खूब गालियाँ दी कि वो तुम्हारा हमजुल्फ़ था, अब तुम ही उसका सामान यहाँ से उठाकर ले जाओ, वरना हम उसके सामान को आग लगा देंगे। हम किसी सूरत उसको दोबारा इधर देखना नहीं चाहते। डर ना खून खराबा होगा। गज़ब खुदा का, एक शरीफ आदमी के गैर मौजूदगी में उसके घर की नक्ब लगा रहा था। सरवरी का शौहर तो बीवी को कत्ल कर डालता। अगर हमने दरमियान पड़कर उस औरत को ना बचा लिया होता। वो इतनी ज़ख्मी थी कि उसे अस्पताल ले गए हैं और उसका मर्द थाने बैठा है। हमने गवाही दी कि मियाँ बीवी का किसी मामूली घरेलू बात पर झगड़ा था। बात रफ़ा दफ़ा कर दी जाए। हमने फ़िरोज़ का नाम नहीं आने दिया, वरना हमारा मोहल्लेदार जो बेचारा इतने अरसे बाद दियारे गैर से बच्चों के लिए खुशियाँ कमा कर लाया था, उसके बच्चे
باپ کی شفقت سے محروم ہو جاتے۔ آپ اس وقت اس کا مکان خالی کر دیں اور سامان لے جائیے۔ پولیس کے چکر میں پڑ گئے تو اور زیادہ یہاں مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ حمید نے ہی فیروز کو یہ مکان کرائے پر دلوایا تھا اور سب جانتے تھے کہ یہ دونوں ہم زلف ہیں۔ وہ میرے شوہر پر بھروسہ کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے۔ ہم بہت عرصے یہاں رہ چکے تھے۔ حمید کی ساکھ اچھی تھی تو محلے والوں نے ان پر اعتماد کیا۔ میرے شوہر نے ان لوگوں سے وعدہ کیا کہ یہ کام ہو جائے گا، فکر نہ کرے۔ فی الحال میں سامان لے جا کر اپنے گھر امانت رکھ لیتا ہوں اور فیروز بھی ادھر اب نہیں آئے گا۔ اچھا ہوا آپ لوگوں نے پولیس میں ایسا بیان نہ دے کر ہماری عزت رکھ لی، ورنہ تو سچ ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ اس طرح کچھ معزز محلے داروں کی موجودگی میں حمید نے فیروز کا سامان اٹھایا اور رسید بھی لکھ کر دی تاکہ معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ اس کے بعد وہ بھی اس محلے میں نہیں گئے اور فیروز نے تو خود کو کافی عرصہ روپوش ہی رکھا۔ خبر نہیں سروری کو اس کے شوہر نے معاف کر دیا یا طلاق تھما دی، لیکن اس واقعے سے فیروز کے تو مزاج ٹھکانے ہی آ گئے۔ اس نے برائی سے توبہ کر لی اور اپنی بیٹی کو ہمارے سپرد کر دیا۔ مجھ سے کہا کہ بازی حوریہ کو آپ ہی رکھو، اسے اپنی ہی بیٹی سمجھو۔ تب میں نے بھی سکون کا سانس لیا اور اپنی مرحومہ بہن کی بیٹی کو ہمیشہ گلے سے لگا کر رکھا۔